हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे D2D संक्रमण के बारे में, और D2D संक्रमण के बारे में पढ़ते हुए मैंने आपको d ऑर्बिटल्स की संरचना बताई थी, और उसमें बताया कि 5 d ऑर्बिटल्स में से 3 d ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस dxy dyz dzx, 2 d ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस dx² y² dz² पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में 2 फोर्स कार्य करते हैं। एक तो अट्रैक्शन फोर्स जिसके कारण उपस्य संयोजक यौगिक बनता है, दूसरा फोर्स है मेटल के ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य में प्रतिकर्षण बल। उस प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स के कारण लिगेंड फील्ड जनरेट होती है, और उस लिगेंड फील्ड को हम क्रिस्टल फील्ड भी कहते हैं। वो जो क्रिस्टल फील्ड जनरेट हुई उससे समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, अलग अलग एनर्जी के बन सकते हैं। कुछ डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर पहुंच जाते हैं तो कुछ डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि लिगेंड मेटल के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, और जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा वो जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, या बोल सकते हैं जो डी ऑर्बिटल्स का विभाजन है, वो उतना ही अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यदि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है तो वे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं उनमें प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, वो हाई एनर्जी पर पहुंच जाएंगे, और जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे हैं वो लो एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि यदि लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो वे ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, वो हाई एनर्जी पर पहुँच जाएंगे, और अलोंग द एक्सिस वाले लो एनर्जी पर आ जाएंगे। या वे ऑर्बिटल जो कहाँ पाए जाते हैं, अक्षों पर पाए जाते हैं, वो लो एनर्जी पर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसे हम एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस आते हैं। कहाँ से आते हैं? अलोंग द एक्सिस आते हैं। और हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स, वे डी ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं वे प्रतिकर्षण बल को ज़्यादा महसूस करेंगे, और वे डी ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे हैं वो प्रतिकर्षण बल को कम महसूस करेंगे। इसमें तो कोई शक है क्या? नहीं ना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब अलोंग द एक्सिस ही या एक्सिस के ऊपर से ही लिगेंड आ रहा है, और यहाँ पर कक्षक भी कहाँ पाए जा रहे हैं? एक्सिस के ऊपर ही पाए जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली लिगेंड फील्ड या क्रिस्टल फील्ड का मान ज़्यादा होगा, और डी ऑर्बिटल्स 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। जिनमें रिपल्सन का मान ज़्यादा होगा वो हाई एनर्जी के, और जिनमें रिपल्सन का मान कम होगा वो लो एनर्जी के हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस लिगेंड आ रहा है। इसका मतलब वे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं कौन कौन से? dx² y² ऑर्बिटल वो हाई एनर्जी के हो जाते हैं, और वे ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे हैं उनमें प्रतिकर्षण बल का मान कम होने के कारण वो लो एनर्जी के हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? dxy dyz और dzx। मैंने आपको बताया, माना एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करे। कौन से प्रकाश से? दृश्य प्रकाश। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि दृश्य प्रकाश की जो रेंज है, परास है, वो है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। ठीक है, यदि यह इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा लेकर यह इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक से EG कक्षक में पहुंच जाए, T2G कक्षक से EG कक्षक में पहुंच जाए, तो हम इसे कहते हैं D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और हम पहले ही देख चुके हैं कि D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण जो कलर है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात थी किसकी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ये 5 ऑर्बिटल्स समान एनर्जी के, जिन्हें हमने क्या बोला है? डीजनरेट ऑर्बिटल बोला है। कौन से ऑर्बिटल बोला? डीजनरेट, या जिन्हें हम समभ्रंश कहते हैं। ऐसे कक्षक जो समान एनर्जी के होते हैं उन्हें समभ्रंश या डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। T2G ऑर्बिटल में जो आने वाला लिगेंड है वो कहाँ से आता है? बिटवीन द एक्सिस से आता है। कहाँ से आता है? बिटवीन द एक्सिस से आता है। किस ऑर्बिटल में? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड अटैक करता है वो बिटवीन द एक्सिस से अटैक करता है। जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस से आ रहा है तो वे ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे हैं कौन कौन से हैं? वो हैं आपके dxy
डी वाई जेड और डी एक्स जेड या डी जेड एक्स। ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे हैं वो अधिक रिपल्सन के कारण हाई एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये ऑर्बिटल कहाँ पहुंच गए, हाई एनर्जी पर पहुंच गए। और वे ऑर्बिटल जो बिटवीन द अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं जिनमें प्रतिकर्षण बल का मान कम है वो लोअर एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। ये ऑर्बिटल आपके कहाँ पहुंच गए, लोअर एनर्जी पर पहुंच गए। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे माने कि माना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, माना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करे और एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर पहुंच जाए तो ये संक्रमण भी क्या कहलाएगा, D2D संक्रमण कहलाएगा। और इसमें यदि बात की जाए तो ऊपर वाले कक्षकों को T2 और नीचे वाले कक्षकों को E कहा जाता है। अब देखो स्प्लिटिंग को यदि हम गौर से देखें तो हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होने वाला क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या डी ऑर्बिटल्स का विभाजन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होने वाले डी ऑर्बिटल्स के विभाजन का जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब यहाँ Eg ऑर्बिटल ऊपर हैं तो वहाँ E ऑर्बिटल नीचे हैं, यहाँ T2G ऑर्बिटल नीचे हैं तो वहाँ T2 ऑर्बिटल ऊपर हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें क्या था, एक नॉर्मल सी चीज़ कि यदि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पर पाया जा रहा है वो यदि दृश्य प्रकाश से, विजिबल लाइट से कितनी होती है प्रकाश, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य से ऊर्जा का अवशोषण करता है और हाई एनर्जी में पहुंच जाता है तो ऐसा संक्रमण D2D संक्रमण कहलाएगा। और जिनमें जितने ज़्यादा D2D संक्रमण होंगे वह यौगिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रंगीन होगा। ठीक है, जिस ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा D2D संक्रमण होंगे वह यौगिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रंगीन होगा। ये किसकी बात हुई, D2D संक्रमण की बात हुई। जब मैं आपको कलर बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि कलर का होना और नहीं होना किस पे डिपेंड करता है कि वह जो यौगिक है या कॉम्प्लेक्स है वह विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है या नहीं। यदि वह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो यौगिक रंगीन दिखाई देगा और यदि वह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता तो यौगिक कैसा देगा, रंगहीन दिखाई देगा। मैंने आपको बताया कि यौगिक का रंगीन होना और नहीं होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो था आपका कौन सा, D2D संक्रमण, और दूसरा बताया था मैंने आपको आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या बताया था, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जिसे हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है वो देखते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि आवेश के कारण चार्ज का स्थानांतरण हो या आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो ऐसा स्पेक्ट्रा क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहलाएगा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ऐसे यौगिकों में होता है जिनमें D2D संक्रमण की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वे यौगिक जिनमें D2D संक्रमण की पॉसिबिलिटी नहीं होती उनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। यदि हम देखें D0 विन्यास को, कौन से विन्यास को, D0 विन्यास को, तो D0 विन्यास में D इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जा रहे। जब D इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जा रहे तो क्या D से D में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जब नीचे के ऑर्बिटल्स में या ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो T2G ऑर्बिटल्स में ही जब इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा तो अपर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहुँचेगा, यदि वो एनर्जी ले भी ले। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो D से D में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि D0 विन्यास वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स में कम से कम D2D ट्रांजिशन तो नहीं पाया जाता। हो सकता है
कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाता हो। ठीक है, अब हम बात करें कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता किसमें है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में क्या हो सकता है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। दोबारा सुनो, एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में आवेश का स्थानांतरण हो सकता है और इसके कारण जो उत्पन्न होने वाला रंग है वो D2D संक्रमण से भी ज्यादा गहरा होता है। दोबारा समझो, जो आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रंग D2D संक्रमण की तुलना में भी कैसा होता है, गहरा होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण क्या कहलाएगा, आपका आवेश स्थानांतरण कहलाएगा। हम बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो एक तो है मेटल और दूसरा है लिगेंड, एक तो है मेटल दूसरा है लिगेंड। यदि मैं बात करूं मेटल की, तो मेटल के पास यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह D2D संक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन यदि मेटल में इतनी कैपेसिटी है कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को खींच सके या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, तो उस समय क्या होगा, लिगेंड का आणविक कक्षक से मेटल के आणविक कक्षक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कब होगा, जब मेटल पर चार्ज का मान कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, मैंने बोला भी यही है कि एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्या कहलाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला आणविक कक्षक किसका, लिगेंड का, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। दूसरा आणविक कक्षक किसका, मेटल का। और मेटल की अगर बात की जाए तो मेटल, पहली बात तो उसमें D2D संक्रमण नहीं हो, ऐसी मेटल। दूसरी बात कि मेटल में चार्ज का मान क्या हो, हाई। क्यों? क्योंकि चार्ज का मान हाई होगा तभी वह लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगी। ठीक है, क्या कर पाएगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगी। और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहते हैं। मैं आपको कुछ आयन्स बताता हूं। एक तरफ मैं लिख देता हूं आपको आयन, और आयन ले लिए मैंने आपके कौन कौन से, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। यदि इसमें मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं या विन्यास की बात करूं तो ये विन्यास भी कौन सा विन्यास, D0। ये विन्यास भी कौन सा विन्यास, D0 विन्यास। यह विन्यास भी कौन सा, D0 विन्यास। ये विन्यास भी कौन सा विन्यास, D0 विन्यास। देखो Ti+4, टाइटेनियम 22 होता है, आर्गन 4s2 और 3d2। 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन भी गए, D के इलेक्ट्रॉन भी गए। इसका मतलब बचा क्या अब, 4s0 और 3d0। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। वेनेडियम +5 की बात की जाए, वेनेडियम +5 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है आपका आर्गन 4s2 3d3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सभी पे आना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो परमाणु क्रमांक 23 होता है, S के 2 इलेक्ट्रॉन, D के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और विन्यास 4s0 3d0 हो गया। तो यह भी कैसा हो गया आपका, D0। इसी प्रकार से क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम में होता है 3d4 और यहाँ से भी ये 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रोमियम में होता है 3d5 और 4s1। यहाँ से भी ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और D के 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो हमारे पास क्या विन्यास आ जाएगा, 4s0 3d0। तो ये भी क्या हो गया, D0। इसी प्रकार मैग्नीज से यदि सातों की सातों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पर होने वाला विन्यास भी कैसा होगा, 0 विन्यास होगा। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं D में, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन, 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। चारों ही आयन्स में जो D में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये D में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अब रंग की बात की जाए तो Ti+4 तो होता है रंगहीन,
इसके बाद वेनेडियम +5 होता है आपका नारंगी पीला, क्रोमियम +6 होता है नारंगी, और मैंगनीज +7 होता है बैंगनी। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में एक आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे आणविक कक्षक में होता है। ठीक है, एक आणविक कक्षक आपका लिगेंड का है, दूसरा आणविक कक्षक मेटल का है, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब होगा जब मेटल पर क्या होगा, हाई आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यदि मैं बात करूं Ti+4 पर, यहाँ पर +4 चार्ज है, यह चार्ज लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं होगा, और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं होने के कारण ही Ti+4 कैसा दिखाई देता है, रंगहीन दिखाई देता है। और जबकि मैं बात करूं B+5, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7, इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा आवेश होगा, वह लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ये तीनों ही यौगिक कैसे दिखाई दे रहे हैं, रंगीन, कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। वेनेडियम +5 नारंगी पीला, क्रोमियम +6 नारंगी और मैंगनीज +7 बैंगनी कलर का दिखाई देता है। किसके कारण, D2D संक्रमण के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। अब यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किससे हो रहा है, लिगेंड से। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किससे हो रहा है, लिगेंड से। किस में हो रहा है, धातु में। किसका स्थानांतरण, आवेश का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण। यदि इंग्लिश में बोला जाए तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या बोला जाता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या शॉर्ट में बोले तो LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोला जाता है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, इसे हम LMCT के नाम से भी जानते हैं। हालांकि MLCT भी होता है, लेकिन वो आपके MSc लेवल पर काम आता है। यहाँ पर आपको केवल LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गया, मेटल के खाली कक्षक में गया, आणविक कक्षक में गया, इसलिए हमने उसे क्या बोला, लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण या LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोला। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण उत्पन्न होने वाला रंग D2D संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले रंग की तुलना में कैसा होता है, गहरा होता है। दूसरी बात, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उन यौगिकों में पाया जाता है या उन कॉम्प्लेक्सेज में पाया जाता है जिनमें D2D संक्रमण की पॉसिबिलिटी नहीं होती या ना के बराबर होती है। यहाँ पर हमने देखा कि D में 0 इलेक्ट्रॉन है। जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या D से D में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है क्या, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से होगा। जब D2D संक्रमण नहीं होता तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी हो जाती है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की यौगिक के रंगीन होने की कि कब यौगिक रंगीन होगा और कब यौगिक रंगीन नहीं होगा। हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, D2D ट्रांजिशन और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। D2D ट्रांजिशन कब होगा, जब लिगेंड मेटल के पास आएगा तो D ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के 2 ऑर्बिटल से बढ़ जाएंगे, कुछ ऑर्बिटल हाई एनर्जी के और कुछ ऑर्बिटल लो एनर्जी के हो जाएंगे। लो एनर्जी में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन यदि दृश्य प्रकाश 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में पहुंच जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, D2D संक्रमण बोलते हैं।
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होने वाली स्प्लिटिंग या विभाजन एक दूसरे का क्या होता है, जस्ट अपोजिट। दूसरा हमने पढ़ा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें हमने पढ़ा कि मेटल पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से ग्रहण कर पाएगा। इसी कारण से Ti+4 रंगहीन होता है, क्योंकि ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद के तीनों आयन B+5, क्रोमियम+6, मैंगनीज+7, ये तीनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, D0 विन्यास वाले होते हैं। इसलिए इनमें कौन सा स्पेक्ट्रा होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ लिगेंड से धातु में आवेश का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्पन्न होने वाला रंग D2D संक्रमण की तुलना में कैसा होता है, गहरा होता है। ये हमने बात की रंग के होने की और नहीं होने की। अब जो आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ गुण और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।